हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बची हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो हमने प्रीवियस क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मींस दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओनली, नॉट ऑन देयर नेचर, आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कौन से एग्जांपल्स होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो पहला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर थर्ड होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फिर फोर्थ होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चलिए अब देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में एक टर्म आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट से आप लोग क्या समझते हो? तो आप लोगों ने लोअर क्लास में बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग समझ रखा है। ठीक है, लेकिन बहुत ही नॉर्मल लेवल पे। ठीक, तो आप लोगों ने लोअर क्लास में बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब सीखा था। तो देखो, किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड को जब आप लोग हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, हम हीट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ उस सब्सटेंस की या फिर उस लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रही है। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा का सारा लिक्विड क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, मींस वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। मींस उस वक्त जो हम हीट सप्लाई करेंगे तो उस हीट सप्लाई से लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या चेंज होगा, फेज चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा। मींस लिक्विड स्टेट कंप्लीटली कन्वर्ट होने लगेगी इसमें वेपर स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। मींस ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड कंप्लीटली वेपोराइज होता है गैसियस स्टेट में। ठीक है, और उस वक्त लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, और उसी के रिस्पेक्ट में आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मींस हम जो एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करते हैं वो एक्स्ट्रा हीट किसमें काम आती है, लिक्विड के बीच में बने हुए बॉन्ड्स को कंप्लीटली ब्रेक करने में काम आती है। ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। ठीक है, तो लेटेंट हीट सप्लाई करते वक्त लिक्विड के टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आते। तो जो फिक्स टेम्परेचर होता है या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है उसे क्या कहा गया था, बॉइलिंग पॉइंट कहा गया था। तो ये हमने लोअर क्लास में पढ़ी थी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, चलिए तो देखो, एज पर डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, temperature of a liquid at which the vapor pressure of that liquid becomes equal to the pressure surrounding the liquid is known as boiling point. Means किसी भी लिक्विड या फिर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उस लिक्विड के ऊपर मींस सराउंडिंग में जितना भी प्रेशर होगा उस प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए मींस हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन आ गई ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड को हम हीट करेंगे। तो हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। ठीक है, फिर जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होते होते इक्वल हो जाएगा सराउंडिंग प्रेशर के। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल हो गया, सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल हो गया, तो उसी टेम्परेचर को क्या कहा जाता है,
which the vapor pressure of liquid becomes equals to the surrounding pressure. ठीक है, और हमारे लिए अर्थ में जो सराउंडिंग प्रेशर है उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिक्विड के आसपास का प्रेशर तो कुछ भी हो सकता है, कहीं पे ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग कुछ हाइट पे जाओगे, मींस माउंटेन रीजन्स पे जाओगे, तो माउंटेन रीजन्स पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठीक है, मींस लिक्विड के आसपास का जो सराउंडिंग प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर जैसे जैसे और ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे प्रेशर और कम होता जाएगा। मींस किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सराउंडिंग प्रेशर पे बिल्कुल डिपेंड करता है। मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब दिमाग लगाओ आप लोग कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट का कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा कि इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इस चीज को समझो। ठीक है, तो देखो किसी भी लिक्विड का रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर है मान लो 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, mm ऑफ Hg प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। ओके, फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है, 1 atm। 1 atm मीन्स 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो अब दिमाग लगाओ आप लोग कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है, 40 है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 760 है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विड को हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाए और बढ़ते हुए किसके बराबर हो जाए, 760 mm ऑफ Hg के बराबर हो जाए। ठीक है, तो जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उससे वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ कि अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, या फिर जाओ अभी फिलहाल मैं इसको 1 एटमॉस्फेयर रहने देता हूं, है ना। मैंने एज्यूम किया कि लिक्विड को हीट कर रहा हूं। लिक्विड को हीट करते 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 उसका टेम्परेचर बढ़ता गया और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 80 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हुआ लिक्विड का, तो 80 डिग्री पर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, 760 mm ऑफ Hg, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो उस 80 डिग्री को क्या बोलेंगे हम, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके, फिर अब ये बताओ कि अगर सराउंडिंग प्रेशर दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डबल हो जाए, मींस 2 atm हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, और ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर 760 से ज्यादा जा पाए। ठीक है, और 760 से ज्यादा जाएगा तो टेम्परेचर को भी बढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम सराउंडिंग प्रेशर को बढ़ाएंगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सराउंडिंग का प्रेशर अगर कम करेंगे तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि boiling point of liquid is proportional to surrounding pressure। ठीक है,
चलिए, तो इसी वजह से हाई एल्टीट्यूड्स पे मीन्स माउंटेन रीजन्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से वहां पर लिक्विड कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है, और कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है इस वजह से वहां पे जो खाना है वो लेट पकता है, क्योंकि टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम है तो कम हीट सप्लाई होगी, और कम हीट सप्लाई होगी तो खाने को पकने में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि आप लोग एक ग्लास पानी लो या फिर एक बाल्टी भर के पानी लो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा क्या? नहीं होगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, एक ग्लास पानी में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे और एक बाल्टी पानी में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो सेम है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम सीखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसे कहा जाता है। ठीक है, उसको देखो। तो यहां पे हम सपोज करते हैं एक कंटेनर है, उस कंटेनर में प्योर लिक्विड प्रेजेंट है। ओके, उस प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हम सपोज करते हैं T0 B। तो T0 B रिप्रेजेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ओके, फिर अब देखो, जब हम उस लिक्विड में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन चुका है? सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में जो बॉयल होगा वो अभी भी कौन बॉयल होगा? लिक्विड ही बॉयल होगा। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो सॉल्यूशन स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होगा? वो कहलाएगा TB सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने अभी सिंबल दिया है बॉइलिंग पॉइंट को प्योर स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में। ठीक है, तो यहां पर कोई प्योर लिक्विड है, उस प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमने T0 B एज्यूम किया है। फिर जब उस लिक्विड में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन बना, और उस सॉल्यूशन में जो लिक्विड है उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या कहला रहा है? TB सॉल्यूशन कहला रहा है। ठीक है, अब देखो, तो फैक्ट क्या है कि ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो ये है फैक्ट, मीन्स किसी लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? TB सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन T0 B। ठीक है, तो जितना भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उसी इंक्रीमेंट को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री। ठीक, फिर जब हमने उसमें जब सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो सॉल्यूट डिसॉल्व करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट निकला 83 डिग्री। ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3 डिग्री बढ़ गया। तो जो 3 आया वही क्या कहलाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग
पॉइंट, और वो क्या कहलाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी कि हम जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना ज्यादा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं टेक्निकल तरीके से। ठीक है, चलिए तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट को ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो देखो, आप लोगों को पता है कि किसी भी लिक्विड को जब हीट करेंगे, हीट करने पर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। तो ये आप लोगों ने कहा पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में पढ़ा था, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन बढ़ता कैसे है, नॉन लीनियरली बढ़ता है, लीनियरली नहीं बढ़ता। ओके, तो उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया कि हमने सपोज किया एक प्योर लिक्विड है, उस प्योर लिक्विड का रूम टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, है ना। तो रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है और वाई एक्सिस वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, तो हमने रूम टेम्परेचर से स्टार्ट किया लिक्विड को हीट करना। ठीक है, तो जब हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वेपर प्रेशर लिक्विड का बढ़ता जाएगा। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा, हम इस तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो इस तरफ मूव करते करते टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या असाइन करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, दैट इज प्योर लिक्विड। तो ये कहला रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी नॉट बी से। ठीक है, तो ये था प्योर लिक्विड का केस, है ना, प्योर लिक्विड का ग्राफ। अब फिर हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही उस लिक्विड में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर ही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं हम कि वेपर प्रेशर कम होकर यहां पर आ गया रूम टेम्परेचर पे, कब, जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद हीट करना स्टार्ट किया उसको, तो हीट करना स्टार्ट करेंगे तो फिर से क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर अब देखो, जिस टेम्परेचर पे वो प्योर स्टेट में बॉयल हो रहा था, ठीक है, या फिर जिस टेम्परेचर पे प्योर स्टेट में लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ रहा था, वो अब नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें क्या डिसॉल्व हो चुका है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व होने की वजह से उसका उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर अभी कम है, मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। इसका मतलब उसको और हीट करना पड़ेगा, तो और हीट करना पड़ेगा तो मींस उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा। ठीक है, तो हम उसको फर्दर हीट कर रहे हैं, तो फर्दर हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है, और किसी हायर टेम्परेचर पे जाकर क्या बनेगा, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, ये देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज टी बी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर ग्राफिकली देखो इसको कि
प्योर स्टेट में, प्योर कंडीशन में लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इतना था, ठीक है। लेकिन जब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया गया तो सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन कंडीशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, उसे क्या कहते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसका सिंबल होता है डेल्टा टी बी, ठीक है। और डेल्टा टी बी किसके इक्वल होगा, टी बी सॉल्यूशन माइनस टी नॉट बी, मीन्स सॉल्यूशन का जो भी बॉइलिंग, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा माइनस प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगी, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर अब देखो डिस्कस करते हैं कि किसी लिक्विड में हम जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तब उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। तो कुल मिला के लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ रहा है, जब उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, सॉल्यूट को डिसॉल्व कितना किया जा रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर हम सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे नहीं तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो, तो उसी के बारे में हम मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे, ओके। तो यहां पर एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट elevation in boiling point is found to be proportional to the molality of solution। तो ये है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन दैट इज डेल्टा टीबी, ठीक है। तो ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी। तो ये है हमारे लिए सबसे पहला मैथमेटिकल रिलेशन, ओके। फिर अब हम इस मैथमेटिकल रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे और इक्वेशन लेकर आएंगे। तो देखो, here delta TB is proportional to small m, that is molality। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर कांस्टेंट लगेगा स्मॉल kb इंटू m। तो यहां पर क्या आया, kb आया। तो kb क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और जिसे कहा जाता है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। मीन्स जिस लिक्विड के सॉल्यूशन की बात की जा रही है उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन कांस्टेंट को कहा जाता है केबी। मीन्स डिफरेंट लिक्विड के लिए केबी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, ओके। फिर अब देखो, केबी को एक और नाम से जानते हैं, वो कहलाता है एब्यूलियोस्कोपिक
इल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है किसके, केबी के। तो क्वेश्चंस में या तो डायरेक्टली केबी मेंशन रहता है या फिर ये फुल फॉर्म मेंशन रहता है। ठीक है, और ये स्पेशली किसके लिए डिफाइंड होता है, किसी भी लिक्विड के लिए डिफाइंड होता है। मींस अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग वैल्यू होती है केबी की। ठीक है, और केबी की वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो वैसे तो क्वेश्चंस में गिवन रहती है, लेकिन कभी कभी केबी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछता है। तो केबी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से, केबी इक्वल्स टू आर टी नॉट बी स्क्वायर अपॉन 1000 LV। तो ये फॉर्मूला है केबी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जहां पर आर क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, टी नॉट भी तो पता ही है आप लोगों को, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जिस लिक्विड के केबी की बात हो रही है उसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट भी है। ठीक है, और एलवी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम मीन्स जो आप लोगों को लेटेंट हीट दिया होगा वो लेटेंट हीट पर ग्राम में होनी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं हुई तो आप लोगों को फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और बॉइलिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, एब्सोल्यूट स्केल में, दैट इज इन केल्विन। मींस यहाँ पर जो टेम्परेचर पुट करोगे वो उस टेम्परेचर की वैल्यू किसमें होनी चाहिए, केल्विन में होनी चाहिए, डिग्री सेल्सियस पे नहीं लोगे। ठीक है, चलिए तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो हमारे सामने ये फॉर्मूला आ चुका है। तो इस फॉर्मूले में डेल्टा टीबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट आया है। ठीक है, तो लेट्स सपोज किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालने पर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 83 डिग्री। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो इस बात का खासकर ध्यान रखना। ठीक है, फिर केबी एक कांस्टेंट है, किसका कांस्टेंट, जिस लिक्विड का सॉल्यूशन है, मींस सॉल्वेंट का। ओके, फिर एम क्या है, मोलैलिटी। ओके, अब बात करते हैं अपन यूनिट ऑफ केबी। ठीक है, तो केबी की यूनिट कैसे निकालोगे, तो आसानी से निकाल सकते हो, यूनिट ऑफ डेल्टा टीबी अपॉन यूनिट ऑफ एम। क्योंकि केबी क्या बनेगा, केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन एम। ओके, अब डेल्टा टीबी चेंज इन टेम्परेचर, तो यूनिट क्या होगा, टेम्परेचर की यूनिट होगी। ठीक है, आइदर केल्विन और डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अपन अभी फिलहाल केल्विन लेते हैं, तो केल्विन पर। अब मोलैलिटी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। तो केल्विन मोल पर केजी, तो क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल। ये हो जाएगी यूनिट ऑफ केबी। ओके, फिर अब देखो इस फॉर्मूले को एक्सपांड करते हैं, डेल्टा पीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, फिर फर्दर केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और ध्यान रखना यहां पर सॉल्यूट का मास किस में लिया जाता है, ग्राम में लिया जाता है, और मोलर मास भी किस में होता है, ग्राम में होता है। ठीक है, चलिए डेल्टा टीबी।
और डेल्टा टीबी मीन्स टीबी सॉल्यूशन माइनस टी नॉट बी। ठीक है, तो ये आया आप लोगों के सामने फाइनल फॉर्मूला। ओके, फिर अब देखो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डेल्टा टीबी हमारे लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से भी हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, तो हमें किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट में तो पता रहेगा ही, फिर जब हम उसमें सॉल्यूट की कुछ क्वांटिटी डिसॉल्व कर देंगे तो हमें ये पता है कि सॉल्यूट की कितना मास डिसॉल्व किया गया है हमें पता है। ठीक है, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता है। ठीक है, फिर जो भी लिक्विड, जिस भी लिक्विड में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं उस लिक्विड का मास भी हमें पता है कि उसमें उसका कितना वेट लिया गया है। ठीक है, फिर उसी लिक्विड का केबी की वैल्यू भी हमें पता है। ओके, फिर उसके बाद फाइनली उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लेंगे हम। ठीक है, तो हमें डेल्टा टीबी की वैल्यू मिल गई। अब जब डेल्टा टीबी की वैल्यू मिल गई तो हम उसे क्या निकाल सकते हैं, एमएम ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एमएम ऑफ सॉल्यूट का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, एमएम ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू केबी इंटू एम ऑफ सॉल्यूट दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन डेल्टा टीबी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये हमारे सामने फॉर्मूला है। ठीक है, तो ध्यान रखना फॉर्मूलों में सॉल्वेंट का वेट केजी में लेना है और सॉल्यूट का वेट ग्राम में लेना है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखिए नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स कोई लिक्विड क्या हो रहा है, सॉलिडिफाइड हो रहा है, मीन्स फ्रीज हो रहा है, जम रहा है। ठीक है, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स वाटर को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आ जाए तो वो क्या किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, आइस में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक, मीन्स सॉलिडिफाइड होने लगेगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट से आप लोगों ने लोअर क्लास में ये समझा है कि अगर किसी लिक्विड को हम ठंडा करते हैं, मीन्स उसमें से हीट बाहर निकालते हैं, तो उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, फिर हम उसमें से कंटिन्यूसली हीट बाहर निकालते जाएंगे तो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। फिर एक ऐसा लो टेम्परेचर आएगा जिस लो टेम्परेचर पे वो लिक्विड कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा होगा उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बचपन में पढ़ा था। ठीक, फिर हम फ्रीजिंग पॉइंट को अगर वेपर प्रेशर से रिलेट करें तो किस तरीके से रिलेट करेंगे उसको समझते हैं। ओके, तो देखो यूजुअली सॉलिड का वेपर प्रेशर काफी कम होता है। ठीक है, या फिर ना के बराबर होता है, ये हमें पता है। ठीक, तो इसका मतलब हमें लिक्विड के वेपर प्रेशर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर से रिलेट कैसे किया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट को, कि जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, तो देखो, तो यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है, टेम्परेचर एट विच बोथ liquid and solid state exist together in equilibrium, or the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of its solid state is called the freezing point. ठीक है, तो देखो हमारे पास एक लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, फिर हम रूम टेम्परेचर
उससे क्या कर रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं, और टेम्परेचर क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की। ओके, चलिए फिर अब देखो फैक्ट क्या है कि ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। मीन्स किसी भी लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, तो उसको भी आप लोग ग्राफ से समझ सकते हो। ठीक है, तो किस तरीके से, तो देखो यहां पर हमने दो एक्सिस ले ली, ये वेपर प्रेशर की एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस, और ये टेम्परेचर की एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर अब देखो ये हमारे सामने ग्राफ है जिसमें रिलेशन है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का लिक्विड का। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम करने पर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम करते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे लिक्विड की सॉलिड स्टेट लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर वेपर प्रेशर की वैल्यू सॉलिड के वेपर प्रेशर की वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट देखो, मान लो हमने इस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस स्टार्ट किया था और ये कैसा है, प्योर लिक्विड। ओके, इस प्योर लिक्विड का हमने टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर कम करते 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 उसका वेपर प्रेशर कम होता गया, और जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आ गया, तो उसका क्या आ गया, बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फिर जब हम स्टार्टिंग में ही लिक्विड में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करते जाएंगे। अभी क्या बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, सॉल्यूशन का है। तो टेम्परेचर कम करते गए, अब देखो अभी क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आया है। ठीक है, तो हमें और क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि सॉलिड का अपना खुद का वेपर प्रेशर का ग्राफ होता है, ये सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो अलग से ग्राफ बना है, ठीक, इसको मैं काम करता हूं,
इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में शो कर देता हूं, ठीक है। तो जो डॉटेड लाइन है, जो भी डॉटेड ग्राफ है, वो डॉटेड ग्राफ किसका ग्राफ है? सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर का ग्राफ है, ठीक है। और ये जो डार्क लाइन है वो लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर का ग्राफ है, ओके। तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम करने पर वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है लिक्विड का, और जब तक लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आ गया तब तक वो फ्रीज नहीं हुआ, ठीक है। तो कब वो फ्रीज हुआ? जब हमें टेम्परेचर और कम करना पड़ा, ठीक है। तो ये आया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये किसका था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। तो ये प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुआ? कमी आई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पर ढंग से दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। एक बार फिर से देख लो इसको। वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर, फिर ये लिक्विड लाइन, ओके। फिर ये सॉलिड स्टेट के लिए वेपर प्रेशर का कर्व, ठीक है। मतलब ये सॉलिड और ये लिक्विड, ठीक है। और वो भी कैसा? प्योर लिक्विड, ठीक है। तो जब इसको, जिसमें अगर हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर देंगे तो सॉल्यूट डिसॉल्व करने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और ये तब तक कम होता जाएगा जब तक उसका वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर तक ना आ जाए, ठीक है। तो ये था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। और ये क्या है? सॉल्यूशन, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो ये जो कर्व है ना, यहां से यहां तक, वो कर्व किसका है? सॉलिड हुए लिक्विड का। मीन्स जो लिक्विड सॉलिड हो चुका है, सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, उस सॉलिड के वेपर प्रेशर का कर्व लेंगे, है ना। और अगर हम एज्यूम करें कि लिक्विड को हमें एज अ सॉल्वेंट बिहेव कराना है या फिर सॉल्वेंट लेना है, तो हमारे लिए लिक्विड क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। तो ये जो कर्व है वो स्पेशली किसका कर्व है? सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट का कर्व है, ठीक है। और ये किसका कर्व है? जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो जब सॉल्यूशन बन चुका है तो उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। चलिए, तो इस वक्त हम टेम्परेचर राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट में क्या ये कमी आई है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो कितनी कमी आई? इतनी कमी आ गई, ठीक है। तो ये जो डिक्रीमेंट है वो कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब कुछ सिंबॉलिक टर्म्स की बात कर लेते हैं, सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड को हम डिनोट करेंगे टी नॉट एफ से, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट करेंगे टी एफ सॉल्यूशन से, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करेंगे डेल्टा टी एफ से। और वो क्या होगा? तो देखो, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है तो लोअर वैल्यू किसकी होगी? इसकी। हायर वैल्यू किसकी होगी? इसकी होगी। तो हम क्या करेंगे? टी नॉट एफ माइनस टी एफ सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हायर माइनस लोअर करना होता है डेल्टा टी एफ को पॉजिटिव रखने के लिए, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखो इसके लिए भी हम मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। तो यहां पर भी जिस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन का रिलेशन मोलैलिटी से होता है, उसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन में या फिर फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन का रिलेशन मोलैलिटी के साथ वैसा ही होता है जैसा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ होता है। ठीक है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे इसको एक्सपांड करेंगे, डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, डेल्टा TF इक्वल्स टू अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है KF। ठीक है, KF इंटू m। तो KF क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और इसी को कहा जाता है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, फिर बाकी KF की वैल्यू निकालनी हो तो KF की वैल्यू कैसे निकालेंगे? R इंटू T0F स्क्वायर अपॉन 1000 LF। ठीक है, मीन्स यहां पर R क्या है? गैस कांस्टेंट। T0F क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। और LF क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, चलिए अब फिर उसके बाद इसको और एक्सपांड कर सकते हैं हम। डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। फिर उसके बाद वही सब करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को एक्सपांड करोगे, फिर फाइनली फॉर्मूला बना लोगे। ठीक है, तो उससे भी आप लोगों का रिलेशन आ जाएगा डेल्टा TF और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट का। ठीक है, मींस इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, कि किसी भी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जहां पे काफी ज्यादा ठंडी होती है उस जगह में कार वगैरह में जो हम रेडिएटर्स में पानी यूज करते हैं, उस पानी में क्या मिलाते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाते हैं, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने की वजह से वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर, यूजुअली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब -5 डिग्री सेल्सियस पर वाटर तो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर हुआ तो वाटर तो क्या हो गया? बर्फ बन गया। ठीक है, सॉलिडिफाइड हो गया, है ना। तो उस पर्टिकुलर जगह में हम वाटर को एज अ कूलेंट यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस वजह से हम क्या मिलाते हैं? उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाते हैं, जिसको एज अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल को मिलाने की वजह से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो लेट सपोज कम हो गया, मान लो हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? -5 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। जब तक -8 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा तब तक वो सॉलिडिफाइड नहीं होगा। ठीक है, और वो इफेक्टिवली काम कर पाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही जो भी कोल्ड एरियाज होते हैं, उन कोल्ड एरियाज में सड़कों में, रोड्स पे क्या जम जाती है? बर्फ की चादर जम जाती है। तो उसको पिघलाने के लिए क्या वहां पे क्या बिछाया जाता है, या फिर क्या स्प्रिंकल किया जाता है? नमक स्प्रिंकल किया जाता है, मतलब वहां पर नमक छिड़का जाता है।
नमक क्यों छिड़का जाता है? क्योंकि नमक को छिड़कने से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है, ठीक है। मतलब मान लो रोड पे जो बर्फ जमी हुई है उस बर्फ का टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस, लेट सपोज, ठीक है। फिर जब हमने उसमें सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर दिया तो सॉल्ट इंट्रोड्यूस करने पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मान लो हो गया -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर कितना था लिक्विड का? -3 डिग्री सेल्सियस। तो -3 डिग्री सेल्सियस पे वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से बर्फ की जो लेयर है वो हट जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये सब यूजेस है जिसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, चलिए तो आज हमने 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना।